नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। आज बीएसटीसी का टॉपिक करेंगे अपने संश्लेषण और विश्लेषण विधियां। तो अगर बात करें विश्लेषण विधि एवं संश्लेषण विधियों के बारे में अपने बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इनके विषय में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर विश्लेषण विधि का अगर अपने बात करें तो विश्लेषण विधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखें अपने। तो विश्लेषण विधि के अंदर ये होता है कि किसी वस्तु या समस्या को अगर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो वो क्या होता है, विश्लेषण विधि का अर्थ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभाजित किया जाता है। जटिल समस्याओं को सरल समस्या में विभाजित किया जाता है, ये विश्लेषण विधि का अर्थ होता है। और आगे पढ़ेंगे इसके सूत्र क्या क्या है। तो जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर इसका सूत्र होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार अपने देखेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि, जो विश्लेषण विधि है उसका अगर अर्थ देखें अपने, विश्लेषण विधि का अर्थ विश्लेषण का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु या समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना या प्रस्तुत करना, या ये भी कह सकते हैं अथवा वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि किसी वस्तु या समस्याओं के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना अथवा वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना, ये एक ही बात है। तो अब ये तो होता है विश्लेषण का अर्थ। अगर अपने आप देखें कि विश्लेषण विधि जो है वो जो इसमें क्या होता है, विश्लेषण विधि के अंदर इसमें जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभाजित किया जाता है। मतलब जो कठिन समस्या होगी उसको सरल बनाया जाएगा। तो अगर बात करें V से स्टार्ट हो रहा है विश्लेषण यानी विच्छेदन हो रहा है, V से ही विभाजित हो रही है ये, तो इसका मतलब विभाजन होता है। बड़ी समस्या आएगी उसको छोटी समस्या में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद्यार्थी को, फिर उसके हल तक वो विद्यार्थी स्वयं पहुंच जाता है। तो इसके अंदर जो विद्यार्थी होता है इस विधि के अंदर वो स्वयं हल करने का प्रयास करता है, खुद करने का प्रयत्न करता है वो समस्या को हल करने का। तो ये तो हुई जटिल समस्याओं को सरल समस्या में विभाजित किया जाता है। अब विश्लेषण विधि के सूत्र की अगर बात करें, विश्लेषण विधि के सूत्र तो देखें तो फर्स्ट नंबर पे जो सूत्र है वो है अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरे की बात करें तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तीसरे अगर सूत्र की बात करें अपने तो वो है निष्कर्ष से अनुमान की ओर। तो ये इसके तीन सूत्र हैं, विश्लेषण विधि के अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर।
तो अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो प्रयोग होता है वो देखते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले विश्लेषण विधि का अर्थ देखा आपने, उसका प्रयोग देख, उसके सूत्र देखे। अब बात करेंगे प्रयोग की। तो विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखें तो नवीन समस्याओं को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नवीन समस्या को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करें तो सबसे पहले अगर प्रयोग की अगर बात करें, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अंकगणित में नवीन समस्याओं को हल करने में। तो सबसे पहला प्रयोग जो है इसका अंकगणित में नवीन समस्याओं को हल करने में किया जाता है। बीजगणित में नेक्स्ट किया जाता है इसका बीजगणित में समस्याओं के बीजगणित में समीकरण की समस्याओं के प्रश्न हल करने में, यानी जो भी अलजेब्रिक मेथड होंगे उनके अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे वो भी किस विधि से होंगे, विश्लेषण विधि से होंगे। जो तीसरा इसका प्रयोग होता है वो होता है रेखागणित में किसी साध्य को हल करने में। रेखागणित में किसी साध्य यानी थ्योरम को हल करने में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तीन प्रयोग देखें इसका। तो अंकगणित में नवीन समस्याओं को हल करने में, ज्यामितीय रेखागणित को बोलते हैं ज्यामितीय में किसी साध्य या थ्योरम को हल करने में, थ्योरम मतलब होता है प्रमेय को हल करने में, और जो बीजगणित के अंदर जो समीकरण होती है उनकी जो समस्याएं होती है प्रश्नों की उनको हल करने में ये विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर अपने बात करें कि एग्जाम्पल लिखूं मैं कि यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। तो क्षेत्रफल बताना है आपको कितना होगा इसका, ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं अपने प्रश्न और संभावित हल लिखते हैं। एक तो लिखते हैं प्रश्न और एक लिखते हैं संभावित हल। जैसे आपने आगमन विधि की थी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, उसी प्रकार इसमें विश्लेषण विधि में क्या है, जटिल समस्या होती है उसको सरल में विभक्त किया जाता है। मतलब ये एक समस्या आपके सामने, इसका क्षेत्रफल फाइंड करने की, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अपने। तो पहले प्रश्न देखते हैं, फिर संभावित हल उसका क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रश्न में आयत से संबंधित क्या दिया है, तो पहले पॉइंट पे लिखूं प्रश्न में आयत से संबंधित क्या दिया है। प्रश्न में आयत से संबंधित क्या दिया है, तो आयत की संभावित हल होगा, आयत की लंबाई व चौड़ाई आपको गिवन है। तो अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो ये लिखा है प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो अपने लिखेंगे संभावित हल में आयत का क्षेत्रफल। तीसरे की अगर बात करूं मैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल
ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो अपने लिखेंगे लंबाई व चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे। अगर बात करूं 4 नंबर की, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो क्या सूत्र है? बात करें लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस प्रकार आपने देखें कि प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। तो ये एक जटिल समस्या है, इसको सरल समस्या में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक धीरे धीरे स्टेप तक पहुंचेंगे। प्रश्न किससे संबंधित क्या दिया गया है? तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। फिर चौथे स्टेप में अपने चलेंगे तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस प्रकार अपने कोई समस्या आती है विश्लेषण विधि में, उसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ये तो था आपके पास एग्जांपल, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण। विश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं इसके? तो सबसे पहले अगर गुणों की बात करें अपने, तो पहला जो गुण होता है इसका वो होता है यह विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि है तथा वैज्ञानिक, यह मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है, तथा वैज्ञानिक विधि है। तो इसमें लगभग जो आगमन आपने विधि पढ़ी उसके सेम ही यही है। विश्लेषण विधि के गुण यह मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है। 2 नंबर में बात करें तो इससे जो प्राप्त ज्ञान होगा, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो आगमन विधि थी वो भी, उससे भी जो ज्ञान मिलता था वो स्थायी था। तीसरे की अगर बात करें तो इसमें विद्यार्थी व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, इसमें विद्यार्थी व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें तर्क शक्ति, विचार शक्ति, इसमें तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल करता है। विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल करता है। विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल करता है। यह माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि माध्यमिक स्तर की
कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मतलब माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी 10वीं क्लास के लिए बात कर रहे हैं। बात करें इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। विश्लेषण विधि के गुण मनोवैज्ञानिक है तथा वैज्ञानिक है। ज्ञान जो इसमें मिलता है वो स्थायी है। विद्यार्थी अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जटिल समस्या होगी उसको सरल तक लेके जाएंगे। जैसे आगमन थी वैसे ही विश्लेषण विधि है, तो उसके गुण और लगभग इसके दोष समान रहते हैं। विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल करता है। इसमें विधि माध्यमिक स्तर के लिए है। ये विधि कौन सी है? माध्यमिक स्तर के लिए है, जबकि आगमन विधि थी वो उच्च माध्यमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी थी। आत्मविश्वास बढ़ता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपने इसके दोष। कि विश्लेषण विधि के दोष क्या होते हैं। तो दोष के बारे में अगर अपने पढ़ना चाहें तो दोष क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे? दोष। तो सबसे पहले देखें, यह लंबी विधि है, यह लंबी विधि है। यह लंबी विधि है, अधिक समय, अधिक लगता है। मतलब विश्लेषण विधि क्या है? लंबी विधि है, समय अधिक लगता है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। फिर बात करें 4 नंबर की, फिर वो होती है संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने में असमर्थ है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने में असमर्थ है। मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं कर पाती है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो परीक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। परीक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अब बात करें नेक्स्ट, परीक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। तो इसमें देखें, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।